Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस, आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में देने जा रहे हैं तो मैं आपका वन शॉट प्रिपरेशन कराने के लिए आया हूं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। पहले भी मैंने वीडियो सारे टॉपिक्स के ऑलमोस्ट सब कुछ अपलोड कर रखा है, स्पेशली फॉर क्लास 12 क्लास 11 के वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। पहले अकाउंटेंसी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, मीनवाइल इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के भी वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं 11th क्लास के लिए। नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बॉस, मुझे सर आपके साथ लाइव सीयूईटी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है, तो स्पार्टन्स एंड फतेह कोर्स आप आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एनरोल कर सकते हो। और एल्स अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यूट्यूब पर ही प्रिपरेशन करनी है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वन शॉट सीरीज होगी, मतलब ये वीडियोस काफी लंबे होने वाले हैं, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो दोबारा या बार बार आपको चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। एक बार देखेंगे, पूरा कंटेंट पढ़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो एक टिप है आपको देने से पहले मैं बता रहा हूं, स्टार्ट करने से पहले, कि जब मैं पढ़ा रहा हूं टेक आउट अ रजिस्टर एंड पेन पेंसिल स्केल अपने साथ रखो, बिकॉज ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए होंगी जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हो, लेकिन साथ साथ जरूर से आप नोट्स बनाते हुए चलें। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसको मैंने 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो 3 पार्ट तुम देख सकते हो। लेकिन अब से आपको सारी वन शॉट सीरीज मिल रही होंगी बचे हुए सारे चैप्टर्स की, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 20 तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाय अक्टूबर एंड और बाय नवंबर एंड हम पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें। देर आफ्टर हम कॉमर्स का भी सिलेबस कंप्लीट कर लें। एंड ऐसे ही सिमिलर अगर आपको लगे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, तो मैं ऐसे ही आपके अकाउंटेंसी का भी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बहुत समझ पे आ रही है बात। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर की मीनिंग की। अच्छा, अब जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं तो बार बार आपको सिलेबस खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सिलेबस खोल के देख रखा है। तो ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मीनिंग क्या होता है, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है हिंदी में, अगर लिटरल सेंस में मैं आपको उसकी मीनिंग बताऊं तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड मतलब खिंचाव इन डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड। बात समझ में आ रही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। अब ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है। तो इलास्टिसिटी को हम ईओडी बोलेंगे, बुक में हमारे ईडी भी बोल रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस साथ साथ देख लो भाई, रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demand due to change in its determinants, due to change in its determinants। अब बॉस, मानने वाली बात क्या है कि सर ये डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं? ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है भाई? तो हमें इलास्टिसिटी 3 तरह की पढ़नी है। सबसे पहले जो हमें पढ़नी है इलास्टिसिटी वो है प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी में डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी में डिटर्मिनेंट प्राइस हो जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। समझ में आ रही है। दूसरी इलास्टिसिटी जो हमको पढ़नी है वो है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है ना बॉस, हमें स्टार्ट करना है इनकम इलास्टिसिटी के साथ। इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम। सिमिलरली हमें पढ़नी है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है दोस्त, ये हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं आगे चल के। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम एक फैक्टर देते हैं और दूसरा फैक्टर होता है, मतलब एक गुड का कंपैरिजन उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ हो रहा होता है। आगे चल के लास्ट टॉपिक होगा तो हम लोग ये पढ़ने वाले होंगे। तो अभी हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी से, बिकॉज वही मेजॉरिटी हमारे सिलेबस में भी है। तो भाई अगला पेज खोलो कॉपी का और मेरे साथ हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चल भाई, अब चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है यहां से। और बैकग्राउंड को कर लिया जाए चेंज, बिकॉज आपके अननेसेसरी आंखों में चुभने लगेंगी चीजें। ये बैकग्राउंड मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चे बोल रहे हैं कि मजा नहीं आएगा सर इस वाले बैकग्राउंड में। ऐसा करता हूं, कुछ और कलर लगा लेता हूं, या ब्लू ही ठीक था? ब्लू ही ठीक था। ठीक भाई,
ये सूदिंग है भाई। आप लोग कमेंट करके बताना यार कौन सा कलर ठीक लगता है। आंखों में चुभना नहीं चाहिए, बिकॉज यार मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ बच्चे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं कि उनको आंखों में चश्मे लगे जा रहे हैं भाई। तो मेक श्योर आपको ना लगे। तो भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। सिंपल समझ में आ गया है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड with respect to percentage change in price। भाई डेल्टा मतलब चेंज होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ईपी क्या बता रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउएवर ये एक वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन तुमसे कोई भी गांव देहात मोहल्ले में पूछ ले कि बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ गई? अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आ जाओगे ना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो पहला टॉपिक अब मेन मुद्दे का आ रहा है, जो शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आर यू ऑल रेडी? यहां से नोट्स बनाना शुरू कर दो। 5 तरह की डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होती हैं, एक एक करके मैं सारी बताने जा रहा हूं। तो मेरे साथ पहली हेडिंग डालेंगे सभी लोग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहला है केस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और यहां पर लिखते हैं ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये क्या होता है मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको मेरे साथ इसका बनाना पड़ेगा डायग्राम। मैंने बोला था पेंसिल स्केल साथ में रखे रहना, पेन से प्लीज डायग्राम मत बनाना, क्योंकि स्कूल की मैम को तुम्हारे पेन से डायग्राम पसंद नहीं है। ये एक्स एक्सेस है, ये 0 है, ये वाई एक्सेस है। चलो बनाओ साथ साथ में, बनाओ भाई, बनाओ। ठीक है ना? उसके बाद यहां पर ले रहे हैं अपन प्राइस, यहां पर ले रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है ना? लेट्स से एक प्राइस P है और ये है हमारी डिमांड। प्राइस P है और ये है हमारी डिमांड D। मतलब प्राइस हमारी कांस्टेंट है, लेकिन कभी हमारी डिमांड कम हो जा रही है, कभी डिमांड हमारी बढ़ जा रही। इसे बोलते हैं हम लोग ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना? ये कौन सी डिमांड है हमारी? परफेक्टली इलास्टिक। बना लिया? अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है बॉस? बताओ। यहां पर ना कंज्यूमर जो है ना वो पागल है। वो कह रहा है इस प्राइस पे तो मैं सब खरीद लूंगा जो भी दोगे। ठीक है ना? इस प्राइस पर मैं सब कुछ कंज्यूम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपने प्राइस जरा सा भी बढ़ा दिया, P से P1 कर दिया, मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी खरीदूंगा नहीं, मैं कुछ भी डिमांड ही नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जो डिमांड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको बोलेंगे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मतलब क्या बोला? एट OP price, consumer is willing to buy everything which a producer can supply in the market. But whereas if a producer raises its price from OP to OP1, consumer will buy nothing. मतलब वो लड़कियां नहीं होती हैं जो शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग करने जाएंगी, भैया इस ठीक लगाना है तो लगाओ वरना कुछ नहीं लूंगी, वो वाली बात है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा ठीक है लड़कियां, आप नीचे कमेंट मत कर लेना सर कैसे अजीब बातें कर रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है बॉस? इनइलास्टिक का मतलब क्या है? ED इज इक्वल्स टू 0। मतलब वो डिमांड जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब उस तरह के गुड्स की डिमांड करना मार्केट में जिनकी डिमांड को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं, मेरे साथ डायग्राम बनाओ। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। ठीक है? और ये है आपकी डिमांड। ठीक है? ये है आपकी डिमांड। जल्दी से फटाफट से बना लीजिए। बनाई, सभी बच्चे बनाएंगे। दिस इज क्वांटिटी। अब चाहे प्राइस P हो
और चाहे प्राइस बढ़ के P1 हो जाए, डिमांड तो कांस्टेंट है, और चाहे प्राइस कम भी हो जाए, लेट्स से P2, डिमांड तो कांस्टेंट है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना ऐसा किस तरह के गुड्स के बीच में होता है। जनरली ऐसा होता है नेसेसरी गुड्स के केस में, ठीक है ना, ऐसा होता है मेडिसिन के केस में, जो भैया चाहिए चाहिए। ऐसा तो नहीं हो किसी के पापा बोले भैया घर पे कि पापा मुझे बुखार आया है, पैरासीटामोल चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं बेटा पैरासीटामोल तो हम नहीं ला सकते क्योंकि प्राइस उसके बड़े हुए हैं, ठीक है ना। या ऐसा बोलेंगे जब सस्ती होगी तो पैरासीटामोल ले आएंगे, 4-5 खा लेना, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना भाई। ऐसा जो नेसेसरी गुड्स हैं उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट होती है। ऐसा तो नहीं होगा भैया पैरासीटामोल सस्ती मिली, पापा ने बोला नहीं बेटा अभी तक तुम एक खाती थी, नो बेटा नो, अब तुम्हें कम से कम 4 पैरासीटामोल तो खाने पड़ेंगे, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है ना, ठीक है। तो नेसेसरी केस में प्राइस कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ जाए, और प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना। बात समझ आ रही? दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुम ये लिख कर आओगे और तुम्हारी मैम को पसंद भी आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पर, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यहां पर लिखते हैं अपन लोग ED इज इक्वल टू 1, बुक में EP इक्वल टू 1 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ED इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, यहां पर जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी डिमांड में चेंज आ रही है। सिंपल। आओ जरा इसका भी डायग्राम बना के देख लेते हैं ताकि तुमको ये भी समझ में आ जाए। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, मेरे साथ साथ बनाएंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है 0, ये है वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। चलो भाई ये है हमारा डिमांड कर्व। लेट्स से मेरा पहला प्राइस P था, ये डिमांड थी Q, P डैश Q डैश। कहने का मतलब क्या है, जितना चेंज यहां पर है प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में है। बोलने का आसान तरीका, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रही है बॉस कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कैसे बनेगी? इसका मतलब क्या हो गया, ED इज इक्वल्स टू 1, जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। थर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं अपन लोग फोर्थ इलास्टिसिटी पर, और फोर्थ इलास्टिसिटी क्या है जरा देखो। फोर्थ इलास्टिसिटी है हमारी, वो है बच्चा इलास्टिक डिमांड, जिसको कई किताबों में मोर इलास्टिक भी लिखा हुआ है। ये है इलास्टिक डिमांड, जिसको अपन बोलते हैं ED इज मोर देन 1। ED इज मोर देन 1, ठीक है। अब ED इज मोर देन 1 का मतलब क्या होगा, प्राइस में थोड़ा चेंज, क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज। लेकिन इसको डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे, आओ इसको डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। ये बन गया मेरा डिमांड कर्व। अब तुम जरा देखना, पहले प्राइस ये था, फिर क्वांटिटी ये हो गई, प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में बहुत सारा चेंज आ गया। प्राइस इतना सा चेंज हुआ, डिमांड इतनी सारी चेंज हो गई। मतलब क्या है यहां पर, चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। चले भैया बढ़ जाए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अगला है हमारा फिफ्थ, जो कि हमारी लास्ट इलास्टिसिटी है, उसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड। अभी इन इलास्टिक डिमांड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट किया था ED लेस देन 1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ED लेस देन 1 से। अब डायग्राम के थ्रू बताते हैं, डायग्राम के थ्रू बताते हैं भैया। ये है एक्स एक्सिस, ये है 0, ये है वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, ये है डिमांड कर्व। यहां था पहले प्राइस P और Q। प्राइस देखो कितना सारा चेंज हो गया और क्वांटिटी थोड़े से ही चेंज हो गई। देखो प्राइस कितना चेंज हो गया, प्राइस इतना सारा चेंज हो गया और क्वांटिटी थोड़े से ही चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। इसे क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। और इसको लेस इलास्टिक भी किसी किसी किताबों में बोल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है।
अच्छा, अब सर ये डायग्राम मुझे याद कैसे रहेंगे? तो मैं तुमको एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं ऑल इन वन के नाम से। ये स्कूल में बना के मत आना, लेकिन तुमको चीटिंग के लिए बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक ऐसा सा ग्राफ बनाना है x0y, और यहां पर बना दो उल्टा l। ठीक है ना, ये बना दिया अपन ने उल्टा l। आप क्या करने वाले हो, इसके बीच से एक लाइन निकालो, इन दोनों के बीच से एक लाइन निकालो, इन दोनों के बीच से एक लाइन निकालो, और इसको एक्सपैंड कर दो। ठीक है, ये जो पैरेलल एक्सेस होती है वो ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है, पैरेलल टू वाई एक्सेस ED इज इक्वल्स टू 0, बीच वाली ED इक्वल टू 1, 1 के ऊपर ED मोर देन 1, और 1 के नीचे ED लेस देन 1। याद रहेगा डायग्राम, आप कभी भूलोगे भी नहीं और बनाकर भी आ जाओगे। तो तुमको यहां तक नोट करो, और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक की ओर। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। पिछला टॉपिक हम लोगों ने जो था वो खत्म कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बॉस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती हैं। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग मेजरमेंट के टॉपिक के ऊपर। अब मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है। यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगा भाई? दो तरह की मेजरमेंट होते हैं। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेजरमेंट, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेजरमेंट बेटा, और दूसरा होता है आर्क इलास्टिसिटी का मेजरमेंट, आर्क इलास्टिसिटी का मेजरमेंट। ठीक है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, ये तुमको जानना पड़ेगा। तो चलो उसको जानने के लिए आप पहले एक बनाएंगे मेरे साथ डायग्राम। ये एक्स एक्सेस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सेस है। यहां पर है बेटा प्राइस, और यहां पर है क्वांटिटी, क्वांटिटी, और ये मैंने बना दिया है एक डिमांड कर्व, और मैंने एक लाइन लिया, एक पॉइंट मार्क किया है। लेट्स से एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी मेजर करेगी एक आर्क पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक इतने दूरी की अगर हम मेजरमेंट करें तो उसे बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। और किसी एक पॉइंट, चाहे ये हो और चाहे यहां हो, इस पर अगर मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी। क्या तुमको समझ में आ रही है बात? तो जो पॉइंट इलास्टिसिटी है, इसके अंडर जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, और आपकी जो बुक में मेंशन्ड है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है ना, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। सिमिलरली आर्क इलास्टिसिटी जो मेजर की जाती है वो दो मेथड से मेजर की जाती है। एक तो है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, और साथ में दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चा बड़ी? तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी किस तरह से होगी? या तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी का मेजरमेंट करने वाले हो, या आप आर्क इलास्टिसिटी का मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। इसके बाद हम लोग बढ़ने जाते हैं, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके मेजरमेंट की कहानी हमको पूरी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो चलो शुरू करते हैं पहले मेथड के साथ। लिख रहे हैं हम लोग परसेंटेज मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, अब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है देखते हैं। परसेंटेज मेथड बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको निकालें कैसे? इसको निकालने के लिए लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। यहां प्राइस है और यहां है क्वांटिटी डिमांड। लेट्स से प्राइस 100 है, डिमांड 500 है। प्राइस 50 हो गया और डिमांड हो गई 1000। ठीक है, प्राइस 100 था, फिर डिमांड थी 500, प्राइस 50 हो गया, डिमांड हो गई 1000। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सबसे पहले किसी भी चीज का तुमको अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो, बड़ा आसान तरीका है, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100 आप निकाल सकते थे किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 500, इनिशियल कितना है? 500 इंटू 100, तो यहां पर कितना आ गया आंसर? 100%। ठीक है बॉस। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो कैसे निकालेंगे? इनका डिफरेंस मतलब 50 डिवाइड बाय इनिशियल बोले तो 100
इंटू अगर 100 कर देंगे तो यह आ जाएगा 50%। और फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट मींस 100 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय मतलब 50, आंसर आ गया 2। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी हुई, ये हुई हमारी इलास्टिक डिमांड, मोर देन वन वाला केस। तुम्हें परसेंटेज मेथड से ये कैसे निकाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो, आराम से नोट कर लो। तब तक मैं कॉफी पी लेता हूं भाई। आगे बढ़ते हैं। इसी मेथड को प्रोपोर्शनेट मेथड से भी आप निकाल सकते थे। अब जो ये प्रोपोर्शनेट मेथड है ना बेटा, प्रोपोर्शनेट मेथड कैसे निकालते हैं, ईडी या ईपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब ये डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, पी मतलब इनिशियल प्राइस पहले वाला, और क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी जो पहले वाली क्वांटिटी हुई। इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। डेल्टा क्यू बताओ कितना आएगा, क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है 500, डेल्टा पी कितना आएगा, चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 50, इनिशियल प्राइस कितना है 100 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 500। इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, पुट कर दे भैया। डेल्टा क्यू कितना है 500 अपॉन डेल्टा पी कितना है 50 इंटू पी कितना है 100 अपॉन क्यू कितना है 500। सॉल्व कर दिया, आंसर कितना यहां से भी आ गया 2, मतलब मोर देन 1 या इलास्टिक डिमांड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो तुम्हें परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। हालांकि मैं आने वाले अभी आज की ही क्लास में इसके ऊपर फर्दर न्यूमेरिकल्स और करने वाला हूं, तो ये वीडियो लंबा होने वाला, बहुत ज्यादा लंबा। तो 1-2 घंटा 3 घंटा भी अगर तुमको बैठ के पढ़ना है तो तुम्हारे लिए ये वन शॉट सीरीज है। अगर जो बच्चा इतनी देर बैठ के नहीं पढ़ सकता तो आराम आराम से पढ़ते रहो साल भर, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला मेथड क्या है हमारा, अगला मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्रिटिकल है, ये परेशान करेगा पेपर में, मैं तुमको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के 2 केसेस हैं, जब प्राइसेस हमारी इंक्रीज होती हैं और प्राइसेस हमारी फॉल होती हैं। अगर तुम्हें पता लगाना है कि सबसे पहले ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब क्या, जैसे लेट्स से मैंने ऐसे ये मग बनवाए, तो ये मग बनवाए लेट्स से 100 रुपए का एक मग बना है और मैंने 10 मग बनवाए हैं, तो 100 इंटू 10 कितना खर्चा हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1000 रुपए। समझ में आ गया? वैसे 100 का बना नहीं है मेरे भाई। ये ब्लैक कॉफी इतनी गंदी क्यों होती है? हाँ, पता नहीं कैसे पीते हैं लोग भाई। चलो भैया, इस केस में बढ़ रहे हैं और 2 केसेस हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 1, व्हेन प्राइस फॉल्स। बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इसके ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, 3 केसेस लेने जा रहे हैं और तुम मुझे बताओगे कि किस केस में क्या हो रहा है। तो चलो, पहला केस हम लोग लेने जा रहे हैं और वहां पर है प्राइस, फिर है क्वांटिटी, फिर है टोटल एक्सपेंडिचर। देख भाई, बहुत आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। प्राइस दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में 60 और 50, 60 था फिर 50 हो गया। सिमिलरली फिर क्वांटिटी दे रखी है 10 और 30। अच्छा, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं फ्रैंक बुक से ही रेफरेंस लेकर पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी स्कूल में फ्रैंक बुक ही फॉलो हो रही है। तो 60 इंटू 10 इज 600, 13 इंटू 50 इज 650। अब कंडीशन क्या है, जब अगर प्राइस फॉल होगी और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इस केस में इसको बोलते हैं ईडी इज मोर देन 1, मतलब इलास्टिक डिमांड। कौन सा केस है ये केस क्या है, जब प्राइस फॉल होगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो कंक्लूजन क्या है, ईडी इज मोर देन 1। याद रखना ये बात, भूल मत जाना मेरी जान। आगे बढ़ते हैं, इसी का केस में दूसरा केस लो भैया। यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी है, यहां टोटल एक्सपेंडिचर है। अब तुम ये वाले केस में देखो, यहां पर भी 60, यहां पर भी 50, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर है क्वांटिटी 10 और 11। खर्चा देखो, यहां पर कितना हो रहा है 600, यहां पर हो रहा है 550। अब क्या हो गया, प्राइस फॉल हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है। इसको बोलते हैं ईडी लेस देन 1। इसको क्या बोलते हैं, ईडी लेस देन 1। ईडी मोर देन 1 को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ईडी लेस देन 1 को क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक डिमांड।
ठीक है, बराबर 6, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तीसरा केस देख लें, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर। आओ भाई देखो, प्राइस है 60, फिर 50, 60 पे था 10, 600 रुपए, और ये हो गया 12, तो यहां पर भी हो गया 600 रुपए। प्राइस फॉल हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। ये केस हो गया यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ईडी इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, समझ आ रही है बात एकदम अच्छे से? कहीं किसी भी पॉइंट पर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन आए, परेशानी आए, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, मतलब सुकून से एकदम पढ़ा रहा हूं कि बच्चों को बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई कराई जा सके। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, इसका ऑपोजिट होता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन प्राइस राइसेस, जब प्राइस बढ़ेगा तो उस केस में क्या कंडीशन हो जाएंगी? इसकी ऑपोजिट कंडीशन चलती हैं जब प्राइस बढ़ रहा होगा। अब तुम भाई देखो, इसका ऑपोजिट कंडीशन क्या होगा? व्हेन प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइज। व्हेन प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइज। अब तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से, जब प्राइस राइज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उस केस में होगा ऑपोजिट, मतलब ईडी लेस देन 1। ठीक है, यहां पर क्या था? ईडी मोर देन 1। दूसरा केस देखो, व्हेन प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। इस केस में क्या होगा? जो कि ये वाला केस था, इस केस में होगा ईडी मोर देन 1। इसका जस्ट ऑपोजिट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? और तीसरा केस तो कांस्टेंट ही है, व्हेन प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, उस केस में ईडी इक्वल्स टू 1। तो ये केस 1 और केस 2 तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, बिकॉज पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। ठीक है, अब जरा एक डायग्राम बना लेते हैं। अगर इसी बात को हमको डायग्राम के थ्रू कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? ये देखो, यहां से यहां तक वाला एरिया ईडी मोर देन 1, ये ईडी इक्वल टू 1 और ये ईडी लेस देन 1 हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसको और बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक पढ़ लिए हैं दोनों मेथड ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन ज्योमेट्रिक मेथड की तरफ, और ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक मेथड से कौन सी इलास्टिसिटी मेजर की जाती है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करने आ रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, अब इसमें भी 2 केसेस हैं। हे भगवान सर, कितने केस पे केस पढ़ाए चले जा रहे हो? हाँ भाई हैं, तो क्या कर सकते हैं। इसमें दो केस क्या है? व्हेन यू मेजर इलास्टिसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन यू मेजर इलास्टिसिटी ऑन अ नॉन लीनियर कर्व। लीनियर कर्व पर निकालने वाली इलास्टिसिटी और नॉन लीनियर कर्व पर निकालने वाली इलास्टिसिटी को हमें यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर कर्व पर इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाएगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आओ। इसका बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां के फॉर्मूले के हिसाब से बोलती है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला है इसका। लेकिन फिर भी कैसे डिराइव किया, आइए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आपको बनाना पड़ेगा क्या? मेरे साथ साथ एक डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है बेटा। यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। यहां पर है प्राइस और यहां पर है बेटा क्वांटिटी। तो चलो भाई, ये बना रहे हैं हम लोग एक डिमांड कर्व। ये बना दिया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का नाम रख दिया है ए और बी। इसका जो मिडिल पॉइंट है वो है सी, सीबी का मिडिल पॉइंट है डी, एसी का मिडिल पॉइंट है ई। ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है? हमको हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करना है। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले लेट्स से ईडी एट पॉइंट सी निकालते हैं। ईडी एट पॉइंट सी निकालते हैं। इस वाले पॉइंट पर इलास्टिसिटी हमको निकालनी है। अब इसका लोअर सेगमेंट क्या हो गया? लोअर सेगमेंट हो गया सी बी, और इसका अपर सेगमेंट क्या हो गया? अपर सेगमेंट हो गया ए सी। लोअर सेगमेंट सी बी, अपर सेगमेंट ए सी। अब मुझे बताओ, अगर एक ये स्ट्रेट लाइन है, सी वाला पॉइंट इस लाइन का मिडिल पॉइंट है, तो दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए सी और सी बी बराबर बराबर नहीं होगा। जब दोनों चीजें बराबर बराबर हैं तो यहां पर काट के इसको 1 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट पर ईडी इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है।
समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर कुछ ना आए तो हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखने का आपके पास ऑप्शन है, जरूर लिखिए। जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा अपना। है क्या बात है यार। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर निकालें ईडी एट पॉइंट बी। ईडी एट पॉइंट बी, अच्छा इस पॉइंट पर निकालें, इससे कोई लोअर सेगमेंट है क्या? नहीं। अपर सेगमेंट है क्या? ए बी। अपर सेगमेंट क्या है? ए बी। तो एनीथिंग अपॉन, सुनो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, मतलब इस पॉइंट पर ईडी कितना है? 0। ठीक है बॉस। अब चेक करते हैं ईडी एट पॉइंट ए। ईडी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया? ए बी, और अपर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला सेगमेंट क्या हो गया? 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, इसलिए इस वाले पॉइंट पर ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा। ठीक है। अब लॉजिकली देखें तो 1 के ऊपर ईडी मोर देन 1 और 1 के नीचे ईडी लेस देन 1 होगा। चाहो तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे इसका प्रूविंग की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? अब यहां पर आपको जो टॉपिक है वो मेजरमेंट के लिहाजे से खत्म हो चुका है। तो मैंने अभी तक आपको इसकी मीनिंग सिखाई, मैंने आपको, अच्छा नहीं, एक पॉइंट बाकी रह गया। तो ये तो लीनियर कर्व बनाया था, अभी नॉन लीनियर कर्व तो बता दो सर, आप तो फ्री में छुटकारा पा रहे हो। नॉन लीनियर कर्व पे कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं, आओ जरा ये भी देखा जाए। नॉन लीनियर कर्व में अपन को क्या करना है, एक हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। ये नॉन लीनियर कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन जो नहीं है वो नॉन लीनियर है, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस। अच्छा, जिस पॉइंट पर भी हमें कैलकुलेशन करना है उस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट्स से ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट पर हमें निकालना है तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया? लेट्स से ये है पॉइंट सी, लोअर सेगमेंट हो गया सी बी, अपर सेगमेंट क्या हो गया? ए सी। दोनों पॉइंट बराबर हैं, इसलिए यहां पर 1 आ गई इलास्टिसिटी। तो मतलब जिस पॉइंट पर भी अगर नॉन लीनियर कर्व पे तुमको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड देयर आफ्टर आपको इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी। इतना ही पढ़ लो, इससे ज्यादा और पढ़ने की या इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर। अब देखो हमें क्या करना है। अब हमारे पास यहां से बचे हैं 2 चीजें। सबसे पहले तो हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ रहे होंगे इनकम इलास्टिसिटी, और उसके बाद हम लोग आ रहे होंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं यार, ठीक है, मैं भी और आप लोग भी यहां तक 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, नाश्ता पानी करके आ जाओ। देयर आफ्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसके आगे का पोर्शन। चलो भाई, ओके। ऑलराइट क्लास, तो मैंने बोला था जैसे कि ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद आ चुके हैं हम लोग, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, और ये कम से कम आपको पेपर में 5 नंबर के आसपास पूछा जा रहा होगा। तो कोई 5 पॉइंट हो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लेकिन बॉस हमें आनी भी चाहिए चीज है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन चलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हमारा पहला पॉइंट है। अगर वो गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स, उनकी जो डिमांड होती है ना वो इलास्टिक होती है, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से मेरे को पेन चाहिए, पेन मेरे पास ये लेट्स से ये है पार्कर का, और दूसरा पेन है लेट्स से रोटोमैक का। तो पेन का सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमारी डिमांड कभी यहां से इस गुड से लेकर उस गुड्स पर शिफ्ट हो जाएगी, उस ब्रांड से लेकर उस ब्रांड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब अगर जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है बेटा। और अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो वहां पर डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो वहां पर इन इलास्टिक होगी डिमांड, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। अभी नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है? अगर आपके गुड्स ना नेसेसिटीज के हैं, नेसेसिटीज के हैं, अगर गुड्स नेसेसिटी है, चाहिए ही चाहिए यार, क्या कर सकते हैं, दवाई है, बच्चे को तबीयत खराब है, दवाई खिलानी ही खिलानी है, नमक है, ये सारी मेडिसिन वगैरह नेसेसिटीज है, तो उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। वेयर एज जो गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं या लग्जरी के हैं, कंफर्ट्स के हैं, लग्जरी के जो भी आइटम्स हैं उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। इलास्टिक मतलब डिमांड का फ्लक्चुएट होना, इनइलास्टिक मतलब डिमांड का बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना
होना। ठीक है, समझ में आ रही है? यहां तक कोई परेशानी, दिक्कत, मुसीबत तो नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाऊं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ नोट करते चलो ना, बिकॉज यही सारे नोट्स ना तुमको एकदम एंड में बड़े काम आ रहे होंगे। ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज है ना, ये वंस क्या बोलते हैं उसको, वन शॉट सीरीज, तो वन शॉट सीरीज आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। फिर क्या लिखा, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। लेट्स से कोई भी एक कमोडिटी है, लेट्स से ये कमोडिटी है और दूसरी ये एक कमोडिटी है। ठीक है ना। इस कमोडिटी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हायर अमाउंट, और इस पर बहुत कम अमाउंट खर्च हो रहा है, लेसर अमाउंट। जब भी किसी भी कमोडिटी पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, इसलिए उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। इसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, इलास्टिक होगी। और वो कमोडिटी से बहुत कम पैसा खर्च होता है, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। अब जैसे कि लेट्स से तुमने पापा से बोला, पापा मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए, क्यों चाहिए बाइक, अब तुम सबको पता है बाइक क्यों चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें बाइक चाहिए, पापा ने बोला ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, उस पर डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी, बिकॉज उसका पैसा बहुत लग रहा है। लेकिन तुमने पापा से बोला, पापा मुझे स्लीपर्स चाहिए, मेरे पास है नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, नंगे पैर घूमो, पैसा तो नहीं मिलेगा चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं होगा ना, 20 25 30 100 रुपए की आती है, तो वो तुम्हारे माँ बाप तुमको दिला देने वाले, इसलिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपकी कोई भी कमोडिटी जिसके मैनी यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। मतलब एक सामान के कई उपयोग, झाड़ू का कई सारा उपयोग होता है, लगा भी दो और चिपका भी दो, वैसे वाला। और कोई ऐसी कमोडिटी जिसका सिंगल यूज होता है, उसको हम पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगी। ठीक है ना। जिस कमोडिटी के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे यूज, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। और जिस ऐसी कोई कमोडिटी जिसका कोई सिंगल यूज होता है, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक बनेगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा ना, जैसे अगर देखो दो चीजें, एक शॉर्ट पीरियड में हमेशा इलास्टिसिटी आपकी इनइलास्टिक होगी, हमेशा डिमांड इनइलास्टिक होगी। और अगर आप हमेशा लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे, लंबे समय के लिए, हमेशा डिमांड इलास्टिक होगी। आज से 5 साल बाद मैं मर्सिडीज खरीदने वाला हूं साहिब, डिमांड इलास्टिक है, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। या मुझे कल पेपर है, मुझे चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, रजिस्टर चाहिए, डिमांड इनइलास्टिक है। लॉजिकल इनफ, समझ में आ गया। फिर आगे क्या है, अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, अगर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, तो डिमांड हमेशा इलास्टिक होगा। और अगर किसी भी कारणवश कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, कंजम्पशन कांट बी पोस्टपोन्ड, डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगी। क्या ये बात समझ में आ रहे हैं? किसी भी गुड्स का अगर डिमांड इलास्टिक होगा, जब उसका हम यूज पोस्टपोन कर सकें। मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट सामान नहीं है, आज नहीं कल ले लेंगे, कोई बात, इतनी भी जरूरत नहीं है, वैसे वाले सामान की डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। और ऐसा कोई कमोडिटी जिसका हम यूज पोस्टपोन ही नहीं कर सकते हैं, तो उसका हमेशा डिमांड इन इलास्टिक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ने जा रहे हैं हम लोग 7th पॉइंट पर, प्राइस रेंज। अब भाई क्या होता है, जो बहुत हाई प्राइस के होते हैं और बहुत लो प्राइस के होते हैं, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगा। पर देखो बहुत महंगा है तो हमेशा अमीर लोग लेंगे, वो पैसा नहीं देखते यार, खरीद के चले आते हैं, क्या दिक्कत है। और जो बहुत लो होगा, एकदम गरीब लोग लेंगे, वो भी पैसा नहीं देखेंगे, भैया गरीब है, सस्ता सामान है, उसमें क्या ही सोचा जाए। लेकिन जो गुड्स जिनकी प्राइस रेंज मॉडरेट होती है, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, तुम ये अपने आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे। ठीक है बच्चा। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट है हमारा हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कोई बंदा हैबिचुअल है किसी पर्टिकुलर आदत का, जैसे कि मैं हैबिचुअल हूं चाय का, मैं मतलब घर में बैठा हूं, चाय अगर आज 10 रुपए का पा रही है, कल 100 रुपए का पाएगी, तो भी उतनी ही पीऊंगा। ठीक है ना। तो अगर कोई भी कंज्यूमर हैबिचुअल है, उसके लिए डिमांड इन इलास्टिक होगी। और कोई ऐसा कंज्यूमर जो हैबिचुअल नहीं है किसी भी कमोडिटी का, उसके लिए डिमांड इलास्टिक होने वाली है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। और अब बढ़ जा रहे हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ। और लास्ट पॉइंट है बच्चा इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपकी इनकम ज्यादा, डिमांड हमेशा आपके लिए इनइलास्टिक, और अगर आपकी इनकम कम है, पुअर है, आप गरीब है, डिमांड हमेशा इलास्टिक होने वाली है। यहां जाके आपका टॉपिक खत्म होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद आपकी बुक में एक और टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि सिलेबस में नहीं है और कभी था भी नहीं, कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज टॉपिक ही बकवास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। और अगली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है बच्चे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अभी हमने जो पढ़ा वो सब था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलती है? रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब अगर मैं बोलूं परसेंटेज change in quantity demanded with respect to percentage change in income, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई आई से नहीं, आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, लॉजिकल इनफ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखने को आए तो लिख सकते हो क्या? डेल्टा क्यू, अब जहां पी था वहां वाई हो जाएगा, इंटू वाई अपॉन क्यू। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स। अभी टाइप्स क्या है? पहली इनकम इलास्टिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यह है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? अभी इसको अगर हम और डिटेल में जाएं तो पहला पढ़ते हैं इलास्टिक। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक। पॉजिटिव के अंदर पढ़े, सॉरी, इनकम इलास्टिक। ये क्या है? इनकम इलास्टिक। फिर है हमारा इनकम इन इलास्टिक, फिर है इनकम यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये हमारे 3 फर्दर कैटेगरी हैं। अब ये क्या कह रहे हैं जरा देखो। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है ना, हमारी इनकम बढ़ने वाली है, और उस केस में क्या हो रहा है? हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज in consumption is more than increase in income। समझ में आया? इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ गया, उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिक। यहां पर एडी मोर देन 1 होगा। समझ में आ गई बात? जनरली ये किस तरह की कमोडिटीज में होता है? लग्जरी गुड्स की कमोडिटीज में ऐसा हमेशा देखा जाता है। इन इलास्टिक का परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा? इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये समझ में आ रहा है? मतलब इनकम ज्यादा बढ़ रही है, कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा होता है हमेशा नेसेसिटीज के केस में। ये लग्जरी के केस में होता है और ऐसा नेसेसिटी के केस में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इनकम इन इलास्टिक। यहां पर ईडी लेस देन 1 होता है। और ये क्या हो गया? जितना इंक्रीज इन इनकम हुआ उतना ही इंक्रीज इन डिमांड हो गया। इसे बोलते हैं इनकम यूनिटरी इलास्टिक। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना? यूनिटरी इनकम इलास्टिक या इनकम यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। तीनों ही केस में क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही। अगर इनकम बढ़ी, डिमांड तेजी से बढ़ गई तो ये हो गया इलास्टिक, और इनकम बढ़ी, डिमांड कम तेजी से बढ़ी, ये हो गया इन इलास्टिक। और जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही डिमांड बढ़ी तो ये होगा यूनिटरी इलास्टिक। यहां पर खत्म होता है पहला टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी के अंदर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, जो है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? बॉस, इनकम बढ़े, कंजम्पशन या डिमांड हमारी कम हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है ना? ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा होता है बॉस इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनकम बढ़े चाहे कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांड इज कांस्टेंट, अनचेंज। क्यूडी इज अनचेंज्ड, QD is unchanged whether income increase
और इनकम डिक्रीजेस। इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये होते हैं इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स, एकदम जरूरी इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स के केस में ऐसा देखा जाता है। पहले भी बता चुका हूं इनकम इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स क्या होते हैं पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब बढ़ने जा रहे हैं अगले टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, जो कि है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्रॉस बड़ी मजेदार चीज है। क्रॉस का मतलब क्या है, आओ इसका फॉर्मूला देखना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, मतलब एक समान है गुड एक्स, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स तो तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब एक गुड का की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और प्राइस किसी और गुड का चेंज हो रहा है। लेट्स से मैं बोलूं पेप्सोडेंट के प्राइस चेंज होने से कोलगेट की डिमांड में जो चेंज आ जाए उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया लेट्स से गुड वाई से। इसको बोलते हैं आप लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आसान सी डिफरेंशियल दे रखी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। ठीक है ना। अब यहां पर भी आपके पास तीन केस होने वाले हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है जीरो। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव है आपका बड़ा ही आसान सा केस। पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट्स का केस, सब्स्टिट्यूट्स का केस। और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। और जीरो होता है नॉन रिलेटेड गुड्स का केस, नॉन रिलेटेड गुड्स का मतलब वो गुड्स जो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ब्रेड और शूज कोई रिलेटेड नहीं है, तो वो नॉन रिलेटेड गुड्स हो जाएंगे। अच्छा, क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में? क्या होगा, अगर लेट्स से प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, इससे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई विल इंक्रीज, राइट। इसे बोलते हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस। परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर हमने नेगेटिव में बोला प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई विल फॉल, मतलब अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कार की डिमांड फॉल होने वाली है। ये नेगेटिव इलास्टिसिटी का परफेक्ट एग्जांपल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। और अगर मैं बोलूं प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस एंड नो चेंज इज सीन ऑन डिमांड ऑफ गुड वाई, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, नॉन रिलेटेड गुड्स, जो कि जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब जाकर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया है बॉस। अब तुम इसके आराम से सारे क्वेश्चन सब कुछ कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो मुझे जरूर बताना। और अब तुम्हें करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे लास्ट में बोर्ड्स के समय पर, जिसमें हम पूरे इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। तो नीड नॉट वरी, उसकी भी एक सीरीज आएगी। यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वैसे इस चैप्टर के बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, पहले भी मैंने पूरे वीडियोस के न्यूमेरिकल कराए हैं, उसको मैं आई बटन पे क्लिक कर दूंगा, तुम जाके वो न्यूमेरिकल देख सकते हो अगर तुमको किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो। फर्दर अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहेंगे, लेकिन अगला चैप्टर होने वाला है सप्लाई। डिमांड पढ़ लिया, इलास्टिसिटी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सप्लाई, क्योंकि ये एक यूनिट है जो बन के आ रही होगी आपके एग्जामिनेशन में। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो बॉस तो कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस आपके लिए बनाने का। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।